हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन में हम 2 फरवरी के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली करंट अफेयर की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन से कलेक्ट कर सकते हैं। आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बजट से है। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो देखिए, आप सभी को पता ही होगा, जब देश में आम चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो जो लास्ट बजट लेकर आती है गवर्नमेंट वो अंतरिम बजट होता है। इसे कहा जाता है अंतरिम बजट। हाल ही में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को पेश किया, जिसमें भारत का राजकोषीय घाटा भारत की जीडीपी का 5.1% तक रहने का अनुमान है। तो आंसर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निर्मला सीतारमण ने छठी बार बजट को पेश किया है, ये याद रखिएगा। 1 फरवरी 2024 को बजट आया था। यहां पर हमने राजकोषीय घाटे की बात की है, फिजिकल डेफिसिट की बात की है, तो हमें यह पता होना चाहिए कि फिजिकल डेफिसिट एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, सरकार की पूरे साल में जो कुल प्राप्तियां हैं और उसका जो टोटल एक्सपेंडिचर है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वही राजकोषीय घाटा या फिजिकल डेफिसिट कहलाता है। हाल ही में जो अंतरिम बजट लाया गया है उसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत का फिजिकल डेफिसिट भारत की जीडीपी का 5.1% तक रहने का अनुमान है 2024-25 के लिए। वैसे देखिए, यहाँ पर मैं आपको बजट के केवल की पॉइंट बता रहा हूँ। अगर आप फुल एनालिसिस देखना चाहते हैं बजट का तो क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब चैनल पर आपके लिए बजट का पूरा वीडियो अवेलेबल है, उसे जाकर आप वॉच कीजिए, चेकआउट कीजिए। वहाँ पर आपको बजट क्या है, कैसे आया, क्या है, क्या प्रावधान किए गए, ये सब वहां पर आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, हम क्वेश्चन पर आते हैं। फिजिकल डेफिसिट कितना रहने वाला है, तो ये अनुमान लगाया गया 5.1% का। ओके, अब बजट की अदर हाईलाइट देखें, अदर की पॉइंट देखें, तो टैक्स स्लैब में इस बार कोई भी बदलाव नहीं किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भारत की जो टैक्स रिसिप्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट 26 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इसके अलावा बजट के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर ने रूफटॉप सोलर स्कीम का भी ऐलान किया। वैसे भारत के पीएम पहले ही इस स्कीम के बारे में बता चुके हैं, लेकिन इस स्कीम के तहत 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इसके अलावा 3 रेलवे कॉरिडोर बनाए जाएंगे जो कि ऊर्जा, खनिज और सीमेंट के लिए तैयार किए जाएंगे। पूरे देश में गाँव में 2 करोड़ और पीएम आवास तैयार किए जाने की योजना है। तो ये कुछ छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं बजट के, जो कि यहाँ पर मैंने आपको बताए। हमको फिजिकल डेफिसिट पता होना चाहिए, ये 2024-25 के लिए जीडीपी का कितना परसेंट रहने का अनुमान है, तो ये 5.1% तक रहने का अनुमान है। फुल डिटेल वीडियो आप क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख लीजिए, पूरा बजट आपको वहां पर क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब आप सभी के लिए क्रेजी जीके ट्रिक की जनवरी से लेकर दिसंबर 2023 तक की करंट अफेयर की बुक भी अवेलेबल है। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां पर जाकर आप इजीली इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए, 2023 के करंट अफेयर की इस बुक में आपको 36 टॉपिक देखने को मिलेंगे और इसके अलावा आपको लास्ट में रिवीजन के लिए 1000 से ज्यादा एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे करंट अफेयर के। तो भारत की किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बुक आपके लिए। आप इजीली ऑर्डर कर सकते हैं, या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक का यूज करिए या फिर क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर जाकर भी आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के कराईवेट्टी पक्षी सेंचुरी को रामसर साइट घोषित किया गया। तो कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य ये भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। हाल ही में देखिए, तमिलनाडु की 2 साइट को और कर्नाटक की 3 साइट को रामसर साइट घोषित किया गया है। टोटल भारत में 5 साइट और ऐड की गई है रामसर साइट में। कौन कौन सी है, तो एक तो आपको पता चल गई, कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य, यह स्थित है भारत के तमिलनाडु राज्य में। इसके अलावा तमिलनाडु का लॉन्गवुड शोला रिजर्व फॉरेस्ट, यह भी हाल ही में रामसर साइट में सम्मिलित किया गया। अब कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में मगधीकेरे कंजर्वेशन रिजर्व, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व और अघनाशिनी मुहाना, इन तीनों को रामसर साइट में जोड़ा गया है। तो 2 साइट हो जाती है तमिलनाडु की और 3 साइट्स हो जाती है कर्नाटक राज्य की। टोटल 5 नई साइट जुड़ी है रामसर साइट में
और इसके बाद भारत में अब कुल रामसर साइट की संख्या हो गई है 80। मतलब भारत में वर्तमान में 80 रामसर साइट्स देखने को मिलेगी अलग अलग राज्यों में। सबसे ज्यादा रामसर साइट्स तमिलनाडु में है 16। सेकेंड नंबर पर उत्तर प्रदेश का नाम आता है जहां पर 10 रामसर साइट्स देखने को मिलती है। अब देखिए रामसर साइट्स एक्चुअल में क्या होता है ये आपके दिमाग में आएगा। तो रामसर साइट से किसी भी ऐसे क्षेत्र को घोषित किया जाता है जो कि जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसा क्षेत्र आर्द्र भूमि या नम भूमि क्षेत्र हो। तो ऐसे क्षेत्र को रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर साइट का दर्जा दिया जा सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब ये जो प्लेस है वो अंतर्राष्ट्रीय महत्व का प्लेस है जिसका संरक्षण किया जाना आवश्यक है। ओके, तो ये है रामसर साइट्स। अब इन साइट को रामसर साइट ही क्यों कहा जाता है? तो देखिए आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए 1971 में सबसे पहली बार जो सम्मेलन हुआ था वो ईरान के रामसर में हुआ था। इसे रामसर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित था, इसीलिए कोई भी आर्द्र भूमि जिसे संरक्षित किया जाना है उसे रामसर साइट के नाम से पुकारा जाता है। भारत में वर्तमान में कितनी रामसर साइट है? तो 80 है। अभी 5 नई जुड़ी है 2024 में। इनमें से 2 तमिलनाडु की है और 3 कर्नाटक राज्य की है। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। सुल्तान इब्राहिम सिकंदर किस देश के राजा बने हैं? तो सुल्तान इब्राहिम सिकंदर हाल ही में मलेशिया के नए राजा नियुक्त किए गए। मलेशिया जो कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है फ्रेंड्स, इसके नए सुल्तान के रूप में इब्राहिम सिकंदर को चुना गया। वैसे आपको यहाँ पर यह पता होना चाहिए कि मलेशिया में कोई भी राजा 5 सालों तक निर्वाचित होकर आता है। 5 सालों के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। मलेशिया 1957 में ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था। तब से हर 5 साल में यहाँ पर एक सुल्तान या राजा का चयन किया जाता है। इसी क्रम में 2024 में इब्राहिम सिकंदर मलेशिया के सुल्तान बने हैं। तो ये 2029 तक मलेशिया के सुल्तान के पद पर रहने वाले हैं और ये मलेशिया के 17वें सुल्तान हैं, यहाँ पर यह भी याद रखिएगा। तो इब्राहिम सिकंदर मलेशिया के 17वें सुल्तान के रूप में नियुक्त किए गए। मलेशिया के बारे में जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है। कुआलालंपुरम यहाँ की कैपिटल है और मलय यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। मल्टी स्पैन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम सर्वत्र को किस संगठन ने लॉन्च किया? तो सर्वत्र जो कि एक ब्रिजिंग सिस्टम है फ्रेंड्स, ये मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है। मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाया जा सके ऐसा एक ब्रिज सिस्टम बनाया है। ये बनाया है DRDO ने। इसको नाम दिया गया सर्वत्र। तो मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम सर्वत्र का विकास DRDO के द्वारा किया गया। ये जो ब्रिजिंग सिस्टम है फ्रेंड्स, ऐसे क्षेत्र में काम आ सकता है जहां पर बाढ़ या भूकंप जैसी गतिविधियां बहुत होती है। मतलब डिजास्टर एक्टिविटी सबसे ज्यादा जहां पर होती हो, तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है कि पुल के रूप में इस ब्रिजिंग सिस्टम का यूज किया जा सकता है। मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम है तो कहीं भी आसानी से कैरी किया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसे DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। यहाँ पर DRDO की बात करें तो ये रक्षा अनुसंधान संस्थान है भारत का, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और समीर वी कामत वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष के पद पर हैं। मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम सर्वत्र को किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो इसे डेवलप किया है DRDO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को पूरे विश्व में विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत 1997 में की गई थी और 1997 से हर साल 2 फरवरी को विश्व के जितने भी वेटलैंड है उसके प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से, आर्द्र भूमि के संरक्षण के उद्देश्य से हर साल 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि 2 फरवरी ही डेट क्यों ली गई? तो 2 फरवरी को ही 1971 में ईरान में रामसर सम्मेलन हुआ था। आप जानते हैं, अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया, आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को आयोजित किया गया था। इसीलिए 1997 में जब आर्द्र भूमि दिवस बनाए जाने की घोषणा की गई तो इसके लिए भी 2 फरवरी की ही डेट चुनी गई। वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबीइंग 2024 में वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम है। 2023 में वेटलैंड रिस्टोरेशन इसकी थीम थी और अब 2024 में वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबीइंग वर्ल्ड वेटलैंड डे की थीम है। इसके बाद
झारखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन नियुक्त किए गए? देखिए, काफ़ी चर्चा में है झारखंड राज्य, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के सीएम थे, उन्हें एक घोटाले के तहत गिरफ्तारी की मांग उठी है और अब इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इसीलिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। झारखंड राज्य में हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद यहाँ पर चंपई सोरेन झारखंड राज्य के नए सीएम नियुक्त किए गए। तो आंसर डी हो जाएगा। झारखंड के नए सीएम कौन बने? तो ये चंपई सोरेन हैं। यहाँ पर चंपई सोरेन की बात करें तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही विधायक हैं, जिन्हें इस पार्टी ने बहुमत के द्वारा अपने दल का नेता चुना है। ये झारखंड राज्य की सरायकला विधानसभा सीट से विधायक हैं और हेमंत सोरेन सरकार में ये कैबिनेट मंत्री के पद पर रहे हैं। अब चंपई सोरेन को झारखंड का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। झारखंड में चंपई सोरेन को वहां पर टाइगर के नाम से भी पुकारा जाता है। तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद अब झारखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बनाए गए। झारखंड की बात करें तो ये बिहार से अलग होकर 15 नवंबर सन 2000 में अस्तित्व में आया था। कैपिटल रांची है और सीपी राधाकृष्णन झारखंड राज्य के राज्यपाल के पद पर हैं। इसके बाद आइए, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर रोक लगा दी? आरबीआई ने हाल ही में देखिए पेटीएम पेमेंट बैंक पर रोक लगाई है। बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर हाल ही में रोक लगाई है। एक्चुअल में देखिए, जब बैंकिंग सेक्टर के कोई काम होते हैं किसी भी बैंक के पास, तो एक्चुअल में काफ़ी पेचीदा होते हैं और स्ट्रिक्टली इनके रूल को फॉलो किया जाना ज़रूरी होता है। पेटीएम पेमेंट बैंक ने बैंक रूल को फॉलो नहीं किया, इसीलिए आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर यह रोक लगाई है। अब इससे होगा क्या? अब इससे पेटीएम पेमेंट बैंक वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में जो जमा है या क्रेडिट है, उसके लेन देन या टॉपअप पर पूरी तरह बाउंडेड रहेंगे, पूरी तरह इन पर प्रतिबंध रहेगा। आरबीआई के द्वारा इन सब के लिए अब पेटीएम पेमेंट बैंक को अनुमति नहीं दी जाएगी। अब आपके दिमाग में आएगा कि पेमेंट बैंक क्या होते हैं? तो देखिए, ऐसे बैंक जिन्हें सीमित क्षेत्रों में बैंकिंग कार्यों की अनुमति होती है। डिजिटलीकरण के क्षेत्र में या डिजिटलाइजेशन के बढ़ने से सीमित सेक्टर को बैंकिंग की ये व्यवस्था दी जाती है, लेकिन फिर भी ये आरबीआई के कंट्रोल में ही आती है, क्योंकि बैंकिंग से जुड़े हुए काम है। तो ये पेटीएम भी करता था, पेटीएम पेमेंट बैंक था इसका नाम, जिस पर आरबीआई ने हाल ही में रोक लगा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस किस स्थान पर खोला जाएगा? तो देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस मध्य प्रदेश के उज्जैन में खोला जाने वाला है। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस आईआईटी सैटेलाइट कैंपस को मंजूरी दी है, जो कि 474 करोड़ की लागत से मध्य प्रदेश के उज्जैन में बनाया जाएगा। यह आईआईटी सैटेलाइट कैंपस आईआईटी इंदौर का डीप टेक रिसर्च और डिस्कवरी कैंपस के रूप में कार्य करने वाला है। क्या क्या काम करेगा? तो इस आईआईटी कैंपस में डीप टेक रिसर्च एंड लेबोरेटरी डिस्कवरी सेंटर के रूप में इसे यूज किया जाएगा, लैब टू मार्केट सेंटर के रूप में इसे यूज किया जाएगा, डिस्कवरी सेंटर के रूप में इसे यूज किया जाएगा और इसके अलावा अलग अलग स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में यहाँ पर रिसर्च भी की जा सकेगी। तो देश का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थापित किया जाने वाला है। पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय किस राज्य में खोला जाएगा? पूर्वोत्तर भारत का पहला नेचुरोपैथी हॉस्पिटल खोला जाएगा असम के डिब्रूगढ़ में। हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस नेचुरोपैथी हॉस्पिटल की आधारशिला रखी है असम के डिब्रूगढ़ में, जिसको नाम दिया गया है केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। यह नेचुरोपैथी हॉस्पिटल 15 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा असम के डिब्रूगढ़ में, जिसकी टोटल लागत 100 करोड़ रुपए आने वाली है। अब देखिए, यहाँ पर आपके दिमाग में आएगा कि नेचुरोपैथी हॉस्पिटल क्या होता है। तो देखिए, ऐसा हॉस्पिटल जहां पर नेचर की सहायता लेकर रोगों का इलाज किया जाता है। नेचर की सहायता कैसे ली जाएगी? तो एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, सूर्य नमस्कार और इसके अलावा जो भी प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति है, इनका यूज किया जाएगा किसी भी रोग के इलाज के लिए। तो ये पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय है, पहला नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है, जो कि असम के डिब्रूगढ़ में बनाया जाएगा। ओके, इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, संजय वर्मा ने किस संवैधानिक आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की? तो संजय वर्मा को हाल ही में यूपीएससी का नया सदस्य नियुक्त किया गया। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। संजय वर्मा को यूपीएससी के सदस्य के रूप में इनके पद की शपथ यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी के द्वारा दिलवाई गई।
संजय वर्मा की बात करें तो ये 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, जिन्हें हाल ही में यूपीएससी का नया सदस्य नियुक्त किया गया है। यहां पर यह भी याद रखिएगा कि जनवरी मंथ में ही शीलवर्धन सिंह को यूपीएससी के अन्य सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा चुका है और अब संजय वर्मा को भी यूपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया। यूपीएससी की बात करें तो ये एक संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 314 से लेकर 323 तक के उपबंध यूपीएससी से संबंधित है। यूपीएससी में एक अध्यक्ष और 10 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो इस पद पर होता है। संजय वर्मा फरवरी 2024 में यूपीएससी के सदस्य नियुक्त किए गए। यूपीएससी के अध्यक्ष के पद पर डॉक्टर मनोज सोनी पहले से ही हैं। यूपीएससी की स्थापना 26 अक्टूबर 1950 को की गई थी और ये भारत की एक संवैधानिक संस्था है। क्लियर? तो यहां पर देखिए हमने 2 फरवरी के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए फैक्ट शीट में जुलाई मंथ के करंट अफेयर को वन लाइनर में हम आगे बढ़ाते हैं। पहला देखिए, 20 जुलाई 2023 को राजस्थान सरकार ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए एक विधेयक अपनी विधानसभा में पेश किया। 21 जुलाई 2023 को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य में सशक्त महिला ऋण योजना की शुरुआत की। 21 जुलाई 2023 को भारत के मोक्ष राय ने ब्रिटेन में पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता है। 21 जुलाई 2023 को हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के शुभंकर बोम्मन का अनावरण चेन्नई तमिलनाडु में किया गया। आगे 21 जुलाई 2023 को रविंद्र बशंटू को भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया। 21 जुलाई 2023 को नॉर्थ चैनल तैरकर पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक अंशुमन झिंगरन बने हैं। 22 जुलाई 2023 को छत्तीसगढ़ के सीएम ने राज्य में ग्रामीण आवास न्याय योजना को शुरू किया और 23 जुलाई 2023 को आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बनाए गए। ओके, ये सभी वन लाइनर इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नोट कर लीजिएगा। अब आ जाइए लास्ट डे के सेशन में जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझा था, इसे एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी की गई भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत को 93 रैंक पर रखा गया। भारत की पहली स्नो लेपर्ड रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा स्नो लेपर्ड लद्दाख राज्य में है। 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में महाराष्ट्र राज्य पहले स्थान पर रहा। 16वें वित्त आयोग में केवल एक महिला सदस्य है। भारतीय तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्थिक आउटलुक जो कि आईएमएफ के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है, इसके अनुसार 2023-24 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान है। आगे आइए, 4th खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का मस्कट शिन एशी शान को घोषित किया गया। 75वें रिपब्लिक डे समारोह में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की झांकी को प्रथम स्थान दिया गया। भारत ने 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को चयनित किया। और लास्ट देखिए, चर्चा में रही न्यूरोलिंक कंपनी के मालिक एलन मस्क है। ये सभी करंट अफेयर लास्ट डे के सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब आज के लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे देख लीजिए। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? कल के सेशन में हमने इसे डिस्कस किया था। कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।